नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया फ्री लर्निंग मिशन। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज हम संसद पढ़ेंगे। संसद में हमने लोकसभा पढ़ ली है, राज्यसभा पढ़ ली है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया है हमने, और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया है, और प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ लिया है। सभापति के, राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ लिया है, जो उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति के बारे में पढ़ लिया है। और बच्चों हमने बहुमत के प्रकार पढ़ लिए हैं, बहुमत के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आगे हम अपना जो भी बचा है संसद का, तो संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संसद समझ में आ गई तो संविधान में आपको सब कुछ समझ आ गया। तो संसद को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको उसकी पूरा क्रियाकलाप सब समझ में आ जाए। मैंने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, सभापति, उपसभापति, बहुमत के प्रकार पहले बता दिए हैं बहुत अच्छे से। उस वीडियो को देखोगे तभी आगे समझ आएगा। तो अब बच्चों ये देखेंगे संसद कार्य कैसे करती है। संसद कार्य ऐसे करती है, संसद के 3 सत्र चलते हैं, साल में 3 सत्र चलते हैं एक साल में, जिसे मानसून सत्र बोलते हैं। सॉरी, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सत्र चलता है बजट सत्र। बजट सत्र का बच्चों टाइम है फरवरी से लेके मई तक, ठीक है। फिर बच्चों चलता है मानसून सत्र। मानसून सत्र नाम याद रख लेना, मानसून सत्र बच्चों चलता है जुलाई सितंबर तक, 3 महीने चलता है, जुलाई अगस्त सितंबर। अब शीतकालीन सत्र ये बहुत छोटा सत्र होता है, मात्र 2 महीने चलता है शीतकालीन सत्र। ये बच्चों नवंबर और दिसंबर तक चलता है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये 3 सत्र चलते हैं। इस सत्र में जब सत्र चल रहा है तो गणपूर्ति 1/10 चाहिए संसद को कार्य करने के लिए, तभी संसद की कार्य करने की प्रणाली शुरुआत तभी होगी जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। मान लो लोकसभा में है 543 सदस्य, तो इसका 1/10 लगभग 55 व्यक्ति अगर संसद में मौजूद हैं, लोकसभा में मौजूद हैं, तो लोकसभा तब कार्य करेगी। राज्यसभा में 245 है तो लगभग 25 सदस्य हैं, तो लोकसभा राज्यसभा कार्य करेगी। तो 1/10 सदस्य चाहिए गणपूर्ति के लिए, जिसे गणपूर्ति बोलते हैं कार्य करने के लिए संसद को। इतनी बात समझ में आ गई। अब गणपूर्ति हो गई, अब सत्र की शुरुआत होगी। मान लो ये मैं बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा। मान लो अब सत्र शुरुआत हो गया, गणपूर्ति हो गई, सत्र की शुरुआत हो गई और गणपूर्ति हो गई। अब बच्चों देखो, तो जो नेता है अब इनका कार्य क्या होता है, अपनी ड्यूटी करना। जैसे अगर कोई ड्यूटी जा रहा है, किसी की ड्यूटी 8 घंटे की है, तो लोकसभा में नेता अगर बैठा है, लोकसभा का सांसद, उसकी ड्यूटी है 11 बजे से 6 बजे तक, लगभग 7 घंटे की। 7 घंटे उसे संसद में बैठना है, चाहे वो उसे कार्य करे या वहां मखौल मारे, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और राज्यसभा का कार्य चलता है बच्चों 11 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे तक, लगभग 6 घंटे की इनकी ड्यूटी मान लो। मैं एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जब संसद में सत्र शुरुआत होती है, तो अब ये गए ड्यूटी पे 7 घंटे की पे, अब इन्हें क्या क्या करना है उस ड्यूटी में ये देख लो। इनका टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल है इनका। पहले बच्चों 1 घंटे का होता है प्रश्नकाल। ध्यान रखना यही पूछा जाएगा, पहला कौन सा सत्र में पहला टाइम टेबल क्या है, तो पहला है क्वेश्चन आवर। प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से और मंत्री इस सवालों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देते हैं। जो मंत्री होते हैं सरकार के, वो उनका जवाब देते हैं। तो पहला क्या होता है, प्रश्नकाल। समझ में आ गया बच्चों। फिर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का होता है शून्यकाल। शून्यकाल बच्चों हमारे संविधान में लिखा नहीं हुआ है, संसद के कार्य की टाइम टेबल बनाई है उसमें लिखा नहीं गया। इसे बोलते हैं भारत का नवाचार। अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा वनडे एग्जाम में कि भारत का नवाचार किसे बोलते हैं, तो शून्यकाल को। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है।
तो इस एक एक घंटे में क्या करते हैं बच्चों, कोई गंभीर मुद्दा है उसे बिना किसी सूचना के जो बेहद जरूरी मुद्दे हैं उन पर बच्चों पूछा जाता है शून्यकाल में। सदन के सामने रखते हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये गंभीर मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और गंभीर मुद्दे कभी नेता उठाएंगे नहीं, फालतू के मुद्दे उठाएंगे, पैसा बर्बाद करेंगे देश का। लेकिन गंभीर मुद्दों पे चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय है, तो जिसे बोलते हैं शून्यकाल। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, भारतीय संसद का ये नवाचार है। तो समझ में आ गई बात। पहला है प्रश्नकाल, सरकार से सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, मंत्रियों को उसके जवाब देने हैं। दूसरा है शून्यकाल, जो भारत का नवाचार है। इसमें गंभीर मुद्दे सदन के सामने रखे जाते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, क्योंकि बच्चों कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये बात ध्यान रखना, जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया संसद से तो हर एक प्रश्न पहले लोकसभा स्पीकर को बताना होगा कि भैया, नेता कोई भी नेता हो, लोकसभा स्पीकर को बताएगा कि हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर उसे अप्रूव करेगा, हाँ तो पूछ लो, अप्रूव करेगा तभी प्रश्न पूछा जाता है। बिना लोकसभा स्पीकर के वहां प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब समझ में आ गई। 2 घंटे तो समझ में आ गए। 2 घंटे क्या काम किया इन्होंने। 1 घंटे का, फिर इन्हें 2 घंटे कार्य करने के बाद इन्हें भूख लगने लगती है, तो 1 घंटे का ये लंच करते हैं। और लंच बहुत अच्छा होता है, और ऐसा लंच होता है बच्चों जो हमारे देश का गरीब आदमी खाता है, वही खाना हमारे नेता खाते हैं वहां पे। समझ रहे हो। तो वही खाना खा के अपना बेचारा जीवन यापन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे भारत के नेता। अब बच्चों 2 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक, ये मैं मजाक वाली बात बोल रहा हूँ, ऐसा खाना, इतना सस्ता खाना कहीं नहीं मिलता। इतना अच्छा खाना जो संसद में मिलता है वो पूरे भारत में नहीं मिलता। वर्ल्ड क्लास के शेफ होते हैं और भरपेट खाते हैं 30-30 40-40 रुपए में। ठीक है, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ जिक के, लेकिन देश का बुरा ना करो, भला करो मेरे भाई। जनता ने आपको चुना है, तो 35 करोड़ जनता डेली खाना नहीं खा पाती, लेकिन वही 35 करोड़ जनता तुम्हें वहां भेजती है और अच्छा अच्छा लंच कराती है। तो उनकी तरफ सोचो, अगर नेता कोई भी हो तो सोच लो इस गरीब जनता के बारे में भी। तो बच्चों 2 बजे से 6 बजे तक, अब यहाँ से 2 घंटे कार्य हो गया, 1 घंटे का लंच हो गया। अब 2 बजे से 6 बजे तक मेन कार्य शुरू होता है। कोई भी बिल पेश किया जाता है। बिल मतलब कोई भी बिल जो कानून बनाना है, जो पास कराना है, 2 बजे पेश किया जाएगा। ये 4 घंटे का कार्य चलता है। इस बिल पर बच्चों बहस होती है, विस्तृत बहस होती है, देश की नीतियों पर बहस होती है, और आखिरी में वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग करा के बच्चों कानून पास किया जाता है। ठीक है। कभी कभी जब मेन बहुत जरूरी मुद्दा होता है तो ऐसा नहीं है, कितने भी समय तक चल सकती है संसद, 8 से 10 बजे तक। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, इतने हमारे जागरूक नहीं है नेता कि इतना कार्य कर लेंगे। इतना कार्य कर लेंगे तो उन्हें अपेंडिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो बिल पेश किया जाता है, उस पर वोटिंग कराई जाती है। कोई भी बिल पेश किया तो आप, सीधी सी बात है, बिल की मैं अवधारणा बताऊं। जैसे बिल विधेयक पेश किया संसद में, तो कैसा विधेयक है, ये विधेयक के ऊपर है। मैंने बहुमत बता दिए हैं, साधारण विधेयक है या कैसा विधेयक है, वो मैंने बहुमत के प्रकार में विस्तार से बता दिया। विधेयक बच्चों जब पेश किया जाता है, कोई बिल पेश किया जाता है, तो उस पर चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा होती है। तो लास्ट में लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, जैसे आपने देखी है संसद टीवी, नहीं देखी तो देख लेना। लोकसभा स्पीकर बोलते हैं कि चलो चर्चा हो गई पूरी, अब मतदान करो। मतदान के लिए पूछा जाता है कि बताओ इसके पक्ष में हो या विपक्ष में। पक्ष वाले हाँ बोलो और विपक्ष वाले ना बोलो। तो आपको पता है पक्ष में जिसकी सरकार है उसकी ज्यादा आवाज होगी, तो हाँ ना में पूछा जाता है, तो हाँ ना में पूछा जाएगा, तो हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। तो बच्चों आवाज की ताकत देखेंगे, जिसकी आवाज की ताकत होगी हाँ की ज्यादा है या ना की, तो हाँ की ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके पक्ष में ही वोटिंग ज्यादा पड़ी होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई ना पे कि भैया ये ना है, ना है, इसमें
ना वालों की संख्या ज्यादा है, जैसे हाँ बोली, तो स्पीकर कहेगा ठीक है, हाँ वाले जीत गए, और जो विधेयक है हाँ की तरफ जा रहा है। तो ना वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, वो चिल्लाएंगे नहीं नहीं नहीं, हाँ हमारी आवाज तेज है। तो फिर बच्चों इस पे हाँ ना से काम नहीं चलता, फिर लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है, घंटी बजाता है कि क्योंकि ना वाले चिढ़ जाते हैं कि हमारे पक्ष में नहीं आया, तो वो वॉकआउट कर जाते हैं, तो फिर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि वॉकआउट कर गए, तो लोकसभा स्पीकर घंटी बजाता है कि भाई वापस आओ, अगर तुम्हें हाँ ना से दिक्कत है तो इस पर वोटिंग कर लो। तो वोटिंग होती है पर्चियों द्वारा और मशीनों द्वारा। तो वोटिंग होती है, तो वोटिंग में क्लियर हो जाता है कि कानून जो बिल है किसके पक्ष में है। समझ में आ गई? ये वॉकआउट होता है कि संसद में सांसद वॉकआउट कर गए, डिसएग्री कर गए, वॉकआउट कर गए। तो किसी बिल पर हाँ ना से जब हाँ और ना से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब वॉकआउट करते हैं। फिर लोकसभा स्पीकर उन्हें घंटी बजा के बुलाता है कि आओ आओ वोटिंग करेंगे, पर्चियों द्वारा वोटिंग करेंगे। तो जब वोटिंग होती है तो उसमें क्लियर हो जाता है हाँ के पक्ष में कितना है, ना के पक्ष में कितना है, तब उस हिसाब से बिल डिसाइड होता है। अब आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई संसद की? मेरे हिसाब से आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। देखो प्रश्नकाल में बच्चों, अब मैंने प्रश्नकाल बताया 1 घंटे का चलता है शुरुआत में। प्रश्नकाल में बच्चों 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आएगा कि प्रश्नकाल में सरकार से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। और क्वेश्चन ये आएगा कि मौखिक प्रश्न, सॉरी, वह कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देता है, लिखित में नहीं देता? बताओ कौन सा प्रश्न है? देखो अब तारांकित प्रश्न पूछा। तारांकित प्रश्न होता है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मंत्री से कि मंत्री जी हमारे जो ये सड़क बनी है इसमें गड्ढे हो गए हैं। तो मैंने मौखिक रूप से पूछा, तो मौखिक रूप से ही मुझे उत्तर मिलेगा। जब मौखिक रूप से मुझे उत्तर मिलेगा बच्चों, तो तुरंत मुझे उत्तर मिल गया, उत्तर मेरे प्रश्न का तुरंत मिल गया, तो इस पे मैं पूरक प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। अच्छा, आपने जो पूरक प्रश्न का मतलब क्या है कि मंत्री जी ने कहा कि सड़क में गड्ढे इसलिए हुए हैं क्योंकि बारिश ज्यादा आ गई, नहीं तो मैंने जो भी सड़क बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। तो आप पूरक प्रश्न फिर पूछने के हम हकदार हैं तुरंत, क्योंकि मौखिक हमारा सवाल जवाब हो रहा है, तो पूरक प्रश्न पूछने के इसलिए हकदार होते हैं तारांकित प्रश्न में। पूरक प्रश्न कुछ भी पूछ लो, नहीं आपकी नीयत सही नहीं है, आपने कम बजरी मिलाई है, आप झूठ बोल रहे हो, तो ये पूरक प्रश्न हमें पूछने का अधिकार होता है तारांकित प्रश्न में, हमें नहीं, संसदों को, जो सांसद हैं उनको। समझ में आ गई? तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से उत्तर पूछे जाते हैं, और सॉरी मौखिक रूप से उत्तर मिलते हैं, और उन पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। तो इन पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। यही क्वेश्चन बनेगा कि पूरक प्रश्न कौन से प्रश्नों पर किया जाता है, तो तारांकित प्रश्नों पर। अतारांकित प्रश्न होते हैं बच्चों के ये जो जब पूछे जाते हैं तो इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है, जो मंत्री देगा लिखित में देगा एक पर्चे में कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इसका उत्तर ये है। जब लिखित में दे रहा है तो आपको 2-4 दिन बाद मिलेगा, तो आप उसे मंत्री से क्या पूछोगे कि इसका पूरक प्रश्न मतलब आप बताओ कि आपने ये जो उत्तर दिया ये सही नहीं है। तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो मंत्री ने आपको लिख के दे दिया कि ये है तो ये है। तो अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। समझ में आ गई? अल्प सूचना प्रश्न ये होते हैं जो बहुत महत्व, मतलब बहुत जरूरी है। कि जैसे जरूरी कैसे हैं, जरूरी कैसे हैं आप बताओ? ऐसा जरूरी क्वेश्चन एक अच्छा सा बताओ। जैसे मैं बताता हूँ जरूरी क्वेश्चन, जैसे कांग्रेस ने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, कोई भी जरूरी, मैं भूल गया, कुछ पूछा था, भूल गया क्या कांग्रेस ने पूछा था एक बार। तो वो अल्प सूचना प्रश्न था, मैं याद करके बता दूंगा, मुझे याद आ जाएगा बीच में। तो अल्प सूचना प्रश्न होता है बच्चों जो बहुत जरूरी होता है, और 10 दिन से
कम नोटिस देकर, मतलब नोटिस देना पड़ता है कि साहब हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो 10 दिन के अंतराल में आपने नोटिस दे दिया तो उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसका उत्तर बच्चों मौखिक रूप से मिलता है, लिखित नहीं मिलता है, मौखिक रूप से इसका उत्तर मिलता है अल्प सूचना में। ठीक है, कैसे उत्तर मिलता है अल्प सूचना में? मौखिक रूप से। तारांकित में कैसे मिलता है? मौखिक रूप से। अतारांकित में कैसे मिलता है? लिखित रूप से। प्रश्न काल समझ में आ गया पूरा? अब तो कुछ पढ़ना नहीं है प्रश्न काल में। नहीं आ गया तो, नहीं समझ आया तो एक बार मैं आपको बता दूंगा विस्तार से, टेंशन ना लो। अब बच्चों आता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल बच्चों मैंने बताया ये एक अनूठी खोज है, भारत का नवाचार है संसद का। 1962 से इसका बच्चों चलन है। कब से चलन है? 1962 से। 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे से और 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के कोई सूचना नहीं देनी पड़ती। जो जनता के महत्व के क्वेश्चन है उनको उठाया जाता है और संसद में पूछा जाता है। संसद में इसकी कोई नियम पुस्तिका है नहीं, कोई नियम नहीं बना हुआ शून्यकाल का। ये नवाचार है बच्चों। शून्यकाल समझ में आ गया? तो नवाचार पूछेगा क्या है शून्यकाल, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भद्दे से। क्वेश्चन बनेगा उससे प्रश्नकाल के क्वेश्चनों से, देख लेना। ठीक है, अब इतना हो गया। अब बच्चों बिल पेश किए जाते हैं, कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रस्ताव कैसे कैसे लाए जाते हैं? लोक महत्व के किसी भी विषय पर सदन में बिना प्रस्ताव के चर्चा नहीं हो सकती। पहले प्रस्ताव लाया जाता है तब ही चर्चा होती है संसद में। तो समझ रहे हो? जब चर्चा होगी, मैंने आपने बोला है ना, कोई भी बिल लाया जाएगा या प्रस्ताव विधेयक, कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप फिर कंफ्यूज होंगे बिल और प्रस्ताव में क्या अंतर है ना? तो ये चीज और देख लो आप, बिल और प्रस्ताव में क्या अंतर है, तुम लास्ट तक फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल और प्रस्ताव यानी विधेयक और बच्चों प्रस्ताव में क्या अंतर है? प्रस्ताव में अंतर, अगर आप ये समझ गए तो देखो। प्रस्ताव बच्चों, प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव होता है चर्चा करने के लिए, मतलब किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव ला सकता है, मात्र चर्चा करने के लिए सदन में। और बच्चों विधेयक होता है जिसे इंग्लिश में बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। इसका उद्देश्य होता है कानून बनाने का, कि कानून बनाना है, कोई सा भी कानून, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल लाया जाता है तो ये कानून बन जाता है। कोई भी कानून, जितने भी कानून है वो सब विधेयक पहले पेश किया जाता है, जब वो पारित होता है तो वो कानून बन जाता है। समझ रहे हो? मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा कैसे कैसे बिल पेश होता है, कैसे पास होता है। एक बिल लेके मैं पूरा समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। तो विधेयक और प्रस्ताव में आप अंतर समझ गए? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे बच्चों। विधेयक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निजी और एक होता है सरकारी। एक होता है निजी, एक होता है सरकारी। जैसे 543 सदस्य हैं, उनमें से कुछ मंत्री होंगे, कुछ विपक्ष के होंगे और कुछ बिना मंत्री पद के होंगे। सरकारी विधेयक उसे बोलते हैं बच्चों जो मंत्री पेश करता है। 543 में जितने भी मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं, उसे सरकारी विधेयक बोलते हैं। जो नॉर्मल सांसद होते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, जब वो पेश करते हैं तो उसे निजी विधेयक बोलते हैं। इतनी सी बात समझनी है आपको। निजी विधेयक कौन होता है? चाहे पक्ष या विपक्ष का कोई भी बिना पद का सांसद वो पेश करेगा, उसे निजी विधेयक बोलते हैं। तो बस इतना सा समझाना था, आगे अपने पॉइंट पर चलते हैं। अब प्रस्ताव बच्चों कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। बच्चों एक है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को सब जानते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? नहीं जानते तो आप समझ लो। नंबर 1 स्थगन प्रस्ताव, ये अत्यंत जरूरी और गंभीर लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। समझ रहे हो? कोई बहुत गंभीर लोक महत्व का मुद्दा है
जिसपे सदन का ध्यान आकर्षित करना है, इसके लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव को। कम से कम बच्चों इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 50 सदस्य कम से कम चाहिए स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए। इसे पारित होने के बाद बच्चों सदन की जो सदन कार्रवाई कर रहा है किसी विषय पर चली आ रही है, किसी पर चर्चा हो रही है, तो वह नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है। रोकने के बाद बच्चों फिर जो ये स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जिस पर ध्यान आकर्षित करना था उस पर चर्चा होती है। ये बच्चों केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार की निंदा का तत्व शामिल होता है इसमें, कि भैया तुम देखो क्या कर रहे हो देश में, तो निंदा करना इसका उद्देश्य होता है स्थगन प्रस्ताव का। कम से कम 50 सदस्य लाएंगे और मात्र लोकसभा में ही लाया जाता है। क्वेश्चन यही आएगा, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। कितने सदस्य लाते हैं? कम से कम 50 सदस्य। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ूं। अब बच्चों अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ लो। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि बच्चों संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इतना तो सभी जानते हैं, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में ही तो मंत्री रहते हैं। मैंने आपको बताया कार्यपालिका क्या होती है, विस्तार से बताया है। नहीं समझे हो तो देख लेना वीडियो। कार्यपालिका मंत्री और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। ये कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जो कोई भी सरकार है, सरकार का इसका उद्देश्य होता है सरकार गिराना। इस समय मोदी जी हैं। अब विपक्ष को लगे कि मोदी जी की जो पूर्ण बहुमत है 272, उससे कम लग रहा है, कम हो सकते हैं कुछ, मतलब दागी सांसद हो गए हैं, वो हमारी तरफ आ सकते हैं, कांग्रेस सोचे, तो तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे लाने के लिए भी बच्चों कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर बच्चों ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान रखना, अभी अविश्वास प्रस्ताव एक भी बार पार नहीं हुआ है, एक भी बार पारित नहीं हुआ है। इसके द्वारा अभी भी एक भी बार सरकार नहीं गिरी है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब समझ गए। आपने देखा होगा, संसद में देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा होती है। अब बच्चों निंदा प्रस्ताव पर आते हैं। निंदा प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? यह सरकार की किसी विशिष्ट नीति या कार्य की आलोचना के लिए लोकसभा में लाया जाता है। सरकार की आलोचना करनी है, निंदा करनी है, शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है। बच्चों इसके पास होने पर सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली ये निंदा के लिए है, इसमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान आकर्षण के लिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, यह भी भारत की ही देन है, मतलब संविधान में नहीं था, भारत की देन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की। इसके माध्यम से कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान तत्काल लोकमत के मामले पर आकर्षित करना होता है और उस पर आधिकारिक बयान मांगता है। मतलब कोई मंत्री है, जैसे अब नितिन गडकरी है, अब गडकरी का ध्यान आकर्षण करना है कि भैया तुम्हारी नीतियों की वजह से देश की जनता की गाड़ियों की ऐसी हालत हो गई है कि गाड़ी चलाई नहीं जा रही है। अब उनका जवाब मांगे कि गडकरी जी जवाब दो, तुम जिम्मेदार हो एथेनॉल के चक्कर में, तुम तो मात्र अपने बेटे की पूंजी बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन देश की जनता की गाड़ियों की बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। तो गडकरी जी इस पर जवाब देंगे। ठीक है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब इतना है। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव देख लो बच्चों। विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है किसी भी सदस्य को लगता है कि किसी मंत्री ने गलत या अधूरे तथ्य देकर सदन या सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। जैसे अभी राजनाथ हैं, राजनाथ ने क्या बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी डेथ नहीं हुई, तो सदन को गुमराह किया है। और जब सदन को गुमराह किया है, लेकिन छह छह हमारे जवान शहीद हो गए, शहीद हुए कि नहीं 6 जवान, तो राजनाथ ने झूठ बोला। तो इससे लगा कि इससे हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है, एक मंत्री ने गलत और अधूरे तथ्य देकर सदन को गुमराह किया है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव इसलिए होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे।
अब बच्चों एक दो प्रस्ताव और देख लेते हैं। समापन प्रस्ताव देख लो आप, इनके बारे में इतना ही पूछा जाएगा। बच्चों समापन प्रस्ताव किसी विधेयक पर या प्रस्ताव पर चल रही बहस को बीच में ही समाप्त करके उस पर सीधा मतदान कराने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपा जैसे कोई भी विधेयक है, समापन प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कोई बिल है, अब बिल पे चर्चा हो गई पूरी, और चर्चा पूरी भी नहीं हुई है तब भी अब बोले चर्चा बंद करो भाई, अब मतदान करो, हम पे समय नहीं है, हमें जाके सोना है, तब समापन प्रस्ताव लाया जाता है कि इस विधेयक या प्रस्ताव का समापन प्रस्ताव लाओ। समापन प्रस्ताव जैसे ही पास होगा तुरंत मतदान शुरू हो जाएगा। समापन प्रस्ताव बच्चों चार प्रकार से समाप्त होता है। एक साधारण समापन। साधारण समापन का मतलब है जब सदस्य कहें कि विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, सभी सदस्य कहेंगे कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब वोटिंग करो, तो ये साधारण समापन है। अब भागों में समापन बच्चों, भागों में समापन का मतलब है कोई भी लंबा विधेयक है लगभग 400-500 पेज का, तो क्या करेंगे, एक भाग में बांट लेंगे कि इतने इतने भागों में बांट लो और खाली भागों पर चर्चा करो, ज्यादा लंबे हर एक पेज पे ना करो, तो भागों पर चर्चा करो, वोटिंग करो, खत्म करो कहानी। तो भागों में समापन। कंगारू समापन होता है बच्चों केवल महत्वपूर्ण क्लॉज, मतलब 400-500 पेज का प्रस्ताव है, उसके एक दो क्लॉज पर चर्चा करो और चर्चा करने के बाद उसे पास मान लो और मतदान शुरू कर दो। तो कंगारू समापन ये होता है। गिलोटिन समापन बच्चों ये सबसे बुरा समापन है। इसमें बिना किसी चर्चा के बस सीधे वोटिंग रख दिया जाता है कि इसमें चर्चा ही नहीं करे, वोट डालो, सबको पता है। तो ये है गिलोटिन समापन। कंगारू समापन पे थोड़ी बहुत चर्चा होती है महत्वपूर्ण क्लॉजों पर, इस पे चर्चा भी नहीं होती। गिलोटिन समापन पे सीधे वोटिंग होती है। समझ में आ गई। साधारण समापन, भागों में समापन, कंगारू समापन, गिलोटिन समापन। कंगारू समापन में जैसे कंगारू उछल उछल के जाता है ना, तो महत्वपूर्ण क्लॉजों पर उछल उछल के वोटिंग हो जाती है। गिलोटिन मतलब जब समय समाप्त होने वाला हो तब बचे हुए सभी अनचर्चा वाले क्लॉज को बिना किसी बहस के सीधे वोटिंग कर देते हैं। इसमें वोटिंग ही नहीं करनी होती, मतलब वो चर्चा ही नहीं करनी होती, किसी किसी क्लॉज पर डायरेक्ट वोटिंग कर देते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों ग्लोटिन समापन। अब मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा, और ये बाकी चीज आपके परे हैं आपके को पेपर से। तो अब बच्चों विधेयक के प्रकार देख लेते हैं। मैंने बताया विधेयक के प्रकार कौन से होते हैं। देखो, एक तो होता है सरकारी विधेयक, एक तो बच्चों होता है सरकारी विधेयक। बताया मैंने सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होता है, कोई भी मंत्री द्वारा सदन में पेश किया जाता है, जिसके पास होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि भाई मंत्री कौन होता है, सरकार का, और सरकार के पास ही बहुमत होता है, और जिसके पास बहुमत है और जो बिल लेके आएगा जिसके पास बहुमत है उसे पास होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, सीधी सी बात है। और क्योंकि सरकार के पास बहुत बहुमत होता है, इसे पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है। बच्चों कोई भी मंत्री कोई भी प्रस्ताव सरकारी प्रस्ताव लाएगा तो 7 दिन का नोटिस देगा कि भैया हम लेके आना चाहते हैं, लोकसभा स्पीकर को नोटिस भेजेगा कि हम ये बिल लेके आएंगे। ठीक है। अब गैर सरकारी विधेयक क्या होता है बच्चों, गैर सरकारी या निजी विधेयक इसे बोलते हैं, मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। मैंने ये आपको बता दिया। इसके लिए बच्चों 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, संसद को 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। यह आमतौर पर पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन यह किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने का माध्यम बनते हैं। बच्चों निजी विधेयक भी कई पास हुए हैं। सबसे पहले एक हुआ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये एक निजी विधेयक था, सबसे पहले यही पास हुआ था मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार आप रिकन्फर्म कर लेना। तो निजी विधेयक भी ऐसा नहीं है कानून बनते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सरकारी विधेयक जो मंत्री राय वही पास हो, निजी विधेयक भी कानून बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन संभावना इनकी कम होती है पास होने की। समझ गए सरकारी विधेयक और निजी विधेयक क्या होते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देख लेते हैं, हमने प्रस्ताव के प्रकार पढ़ लिए। अब बच्चों हम विधेयक के प्रकार पढ़ लेते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कानून जो बिल पेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों होता है साधारण विधेयक, जिन्हें ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। इसका अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108 में इनका विवरण है। समझ रहे हो, साधारण विधेयक का। असाधारण विधेयक किस मामले पर लाए जाते हैं, जैसे शिक्षा पर, विवाह पर, श्रम पर, व्यापार पर आदि से ये संबंधित होते हैं। इन्हें लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में पेश कर लो चाहे राज्यसभा में। ठीक है बच्चों, इन्हें दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से और उपस्थित, ये ध्यान रखना मैंने साधारण बहुमत बता दिया क्या होता है, इतना तो पता होगा। नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि मैं बार बार बताने से रहा, बता दूंगा फिर भी लेकिन टाइम लगेगा। तो ये है उपस्थित और मतदान, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से 50% प्लस 1 से पास होना अनिवार्य है साधारण विधेयक को। अगर बच्चों ध्यान देना, यदि कोई बिल साधारण विधेयक पेश किया है, एक बार मैं समझा देता हूं साधारण विधेयक के बारे में विस्तार से, क्योंकि ये समझना जरूरी है, मुझे लगा जरूरी है तो समझो। देखो, साधारण विधेयक मैंने बता दिया है कैसे पास होता है। इसमें बच्चों उपस्थित, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 की आवश्यकता होती है। अब ये बच्चों साधारण विधेयक है, इसमें मुझे क्या समझाना है, सबसे पहले इसे मान लो लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में ये इस बहुमत से पास हो गया तो अब राज्यसभा पे पहुंच गया। अब राज्यसभा ने क्या कहा कि साधारण बहुमत से राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया, उसे लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं तो कमियां चिन्हित की और इन्होंने दोबारा से लोकसभा को भेज दिया। जब लोकसभा को भेज देंगे तो इनमें कमियां ढूंढ के भेज देंगे दोबारा लौटा के राज्यसभा वाले, तो इसमें गतिरोध हो गया, दोनों सदनों में गतिरोध हो गया। जब गतिरोध होता है बच्चों तो फिर राष्ट्रपति की भूमिका जागती है। राष्ट्रपति ऐसे गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति ऐसे गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक का प्रावधान बच्चों आर्टिकल 108 में है। कौन से आर्टिकल में है, 108 में। 108 में इसका जिक्र है। अब संयुक्त बैठक बुलाई, सभी सदस्य 788 को आमंत्रण मिलेगा कि एक साथ आओ। एक साथ वो आएंगे, इसमें से जितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं। अब ये वोटिंग करेंगे, लेकिन जब सभी एक साथ आएंगे तो इसकी जो अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा बच्चों लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये समझ लो ओम बिरला है ना इस समय। तो अब इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग बच्चों प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 से ये पास करना होगा। और गतिरोध के समय पे, संयुक्त बैठक के समय पे ज्यादातर विधेयक बच्चों पास हो जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत आसानी से ये पास हो जाते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा साधारण विधेयक। ठीक है बच्चों, गतिरोध मैंने बता दिया है। गतिरोध के लिए जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग के लिए राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, समझ गए। राष्ट्रपति की शक्ति इसमें क्या है, इसमें अपनी वो सहमति भी दे सकता है, रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए भी कर सकता है। ये मैंने वीटो जो भी शक्ति है मैंने सब बता दिया राष्ट्रपति की। जब आप राष्ट्रपति पढ़ो तो पढ़ लेना उसमें। ठीक है, अब हम बच्चों धन विधेयक पर आते हैं। ये बहुत जरूरी है धन विधेयक। धन विधेयक बच्चों आर्टिकल 110 में है। कौन से आर्टिकल में है, 110 आर्टिकल में है। इस विधेयक को वित्तीय मामलों में, जैसे टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, सरकार द्वारा कर्ज लेना, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने से संबंधित होता है। पैसा निकालना, संचित निधि समझ रहे हो क्या होती है, संचित निधि समझाऊं, चलो समझा ही देता हूं।
क्योंकि कोई चीज अगर आ गई और आपको नहीं पता तो उसे साथ के साथ पढ़ लो। बच्चों एक सेकंड संचित निधि देख लेते हैं। संचित निधि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। देखो हमारी भारत सरकार की कई निधियां हैं, उन्हें आर्टिकल के हिसाब से पढ़ेंगे। आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267, इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इन्हीं आर्टिकलों में जो संस्था है, भारत का सारा धन इन्हीं के पास है। आरबीआई के पास भी है, इनके पास भी है। ठीक है बच्चों, अब आर्टिकल, मैं पेन बदलता हूँ। आर्टिकल 266(2), इसे ध्यान से समझना। आर्टिकल 266(2) और एक में ये विभाजित है, 266(1). इसमें बच्चों भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि है। क्या होती है संचित निधि? भारत की संचित निधि होती है बच्चों जो सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसा जो टैक्स से आता है, जितना भी राजस्व होता है, चाहे वो राजस्व किससे आ रहा है, टैक्स से, चाहे सरकार ने विदेश से उधार लिया है यानी उधारी से, जितना भी भारत का राजस्व आता है वो भारत की संचित निधि में होता है। 266(2) ये कहता है भारत का लोक लेखा, भारत का लोक लेखा। जैसा इसका नाम है ऐसा इसका काम है। लोक लेखा का मतलब है बच्चों भारत के लोगों की जितनी भी बचत होती है, जितनी भी बचत होती है वो आर्टिकल 266(2) के तहत भारत का लोक लेखा के अंदर यानी पब्लिक अकाउंट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, के अंदर आती है। भारत के व्यक्तियों की बचत, बचत का कैसे तात्पर्य है, जैसे आप डाक घर में जमा करने जाते हो पैसा जो आप पे, वैसे तो जनता के पास ज्यादातर पैसा नहीं है, 50% जनता के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कर्जे में डूबी हुई है इस समय भारत की। लेकिन कुछ मिडिल क्लास और अपर क्लास पे है तो वो कहीं जमा करते हैं, जो बचत होती है उस बचत को बोलते हैं भारत का लोक लेखा। इसमें बच्चों जैसे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जैसे एनपीएफ एनपीएस होता है, उनका एनपीएस भी इसी में जमा होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब चलते हैं बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। संचित निधि समझ गए, जो टैक्स और उधारी से सरकार जितना राजस्व कमाती है वह भारत की संचित निधि में होता है। इसे बच्चों खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसे खर्च करने के लिए सरकार इसे खर्च करना चाहेगी तो संसद की अनुमति से ही, बिल पेश करके अनुमति से ही खर्च करेगी। और बच्चों कुछ ऐसे भारित व्यय जिन्हें बोलते हैं जिन पे संसद की अनुमति संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ भारित व्यय होता है जिस पे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अनुमति का मतलब है संसद में वोटिंग होती है कि भैया हम इस परियोजना पर खर्चा करना चाह रहे हैं, तो खर्चा करने के लिए वोटिंग होगी, वोट सरकार के पक्ष में परियोजना के पक्ष में होगी, तो भारत की संचित निधि से पैसा निकाल कर यूज किया जाएगा। भारत वह होता है जिस पर मतदान नहीं होता है बच्चों, मतदान इस पर नहीं होता है। भारत में जैसे राष्ट्रपति की सैलरी देनी होती है, जजों की सैलरी देनी होती है, न्यायाधीशों की, कौन से न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो ये भारत व्यय होता है। समझ गए? और लोक लेखा पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सरकार बिना अनुमति के इसे निकाल सकती है, यूज कर सकती है। तो ये जनता का पैसा है, इसके लिए क्या अनुमति की आवश्यकता, तो बिना अनुमति के निकाल सकती है। नहीं इसका, इसमें मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगा, ये पॉजिटिव साइन, बिना अनुमति के पैसा निकाल सकती है, इसका पॉजिटिव तात्पर्य है। क्योंकि जब सरकार लोक लेखा समिति से, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालेगी
तभी तो जनता की आय पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन नहीं है। अगर पैसा रखा है तो सरकार यूज कर सकती है, लेकिन ईमानदारी से उसे लौटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऋण जाल में फंस जाओ और जनता का पैसा मार लो, ये नेगेटिव साइन है इसका। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट पढ़ लिया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 267 विस्तार से। मैं यहीं पे आर्टिकल 267 इसी के नीचे ही लिख देता हूँ, जाना कहाँ है आगे। ठीक है, तो आर्टिकल 267 ये इसे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें बच्चों 267 में भारत की आकस्मिकता निधि आती है। भारत की आकस्मिकता निधि मतलब इसमें इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड क्या होता है? ये बच्चों राष्ट्रपति के संरक्षक में होता है। राष्ट्रपति के संरक्षक में होता है। इससे बिना राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा नहीं निकाल सकती सरकार। और राष्ट्रपति के संरक्षक में होता है, वित्त सचिव को इसका अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने अंडर में रखना है इसे। जो भी चीज है, मतलब जितना भी आकस्मिकता निधि में पैसा है वह अपने अंडर में रखना। और जैसे ही सरकार को जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है मतलब कहीं भी कोई घटना हो जाए, जैसे आपदा से कहीं पहाड़ खिसक जाए और लोगों की घर मकान दब जाए, तो ऐसी इमरजेंसी में सरकार पैसा निकालती है। इससे सरकार पैसा निकालती है और बिना संसद की मंजूरी के, बिना संसद की मंजूरी के सरकार पैसा इससे निकाल लेती है। बिना कैसे? संसद की मंजूरी से। इन शब्दों को ध्यान देना, बिना संसद की मंजूरी से। अब सरकार ने पैसा निकाल लिया बिना संसद की मंजूरी से। अब जैसे ही सत्र शुरू होगा बच्चों, जैसे ही अगला सत्र शुरू होगा तो सरकार को संसद की मंजूरी लेनी होगी, तब मंजूरी लेनी होगी। चाहे 1 महीने बाद संसद सत्र शुरू हो, चाहे 6 महीने बाद शुरू हो। दो संसद, मैंने क्या बताया था, 2 संसद के सत्रों में अधिकतम समय 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। पढ़ लेना आप संसद एक बार। तो संसद में मंजूरी लेनी होती है सत्र शुरू होने के तुरंत बाद। मंजूरी ले ली। अब जैसे ही सरकार का कार्य पूरा हो जाता है तो सरकार को जितना पैसा निकाला है तो सरकार उसमें दोबारा डाल देगी, दोबारा भर देगी। अब बताओ, आकस्मिकता निधि समझ में आ गई? इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस खत्म। आर्टिकल 267 में है। अब एक बार रिवाइज कर लो आप जल्दी से। भारत की संचित निधि बच्चों, भारत की संचित निधि में क्या है? जितना भी टैक्स से पैसा आता है, जितना सरकार उधार लेती है, चाहे देश से, चाहे विदेश से, चाहे प्राइवेट कंपनियों से, वह सब पैसा भारत की संचित निधि में होता है। इसे खर्च करने के लिए बच्चों संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसा भारित व्यय होता है, जैसे सैलरी होती है राष्ट्रपति की, न्यायाधीशों की, इसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। भारत लोक लेखा में जनता का पैसा होता है। जनता की जितनी बचत होती है भारत की लोक लेखा में होती है, और बिना अनुमति के सरकार इसका यूज कर सकती है। आकस्मिकता निधि में बच्चों क्या होता है? ये इमरजेंसी फंड होता है जिसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है। वित्त सचिव को ये अथॉरिटी दे के रखता है इसके लिए। और सरकार पैसा बिना संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति के आह्वान पे निकाल सकती है। राष्ट्रपति मंजूर कर देंगे तो तुरंत पैसा निकाल देंगे। राष्ट्रपति सरकार का ही कैंडिडेट होता है एक तरह से, तो वो अनुमति दे देता है। सत्र, संसद में जैसे ही सत्र शुरू होगा तो संसद से फिर उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। सत्र जैसे ही शुरू होगा मंजूरी लेनी होगी, और मंजूरी लेने के बाद जैसे ही सरकार का वो कार्य खत्म हो जाएगा तो सरकार दोबारा उसमें पैसा भर देगी। आकस्मिकता निधि, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे आपदा प्रबंधन है ना, कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए सरकार इससे पैसा निकाल सकती है। अब बच्चों एक छोटी सी चीज और रह गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं आप, क्योंकि वो न्यूज में बहुत रहता है।
बाई चांस उस पर क्वेश्चन बन गया तो बच्चों वो कौन सी निधि है? पीएम केयर निधि, पीएम केयर फंड। पीएम केयर निधि के बारे में और पढ़ लेते हैं बच्चों। पीएम केयर निधि आपने सुना है, क्यों बार बार चर्चा में रहता है? ये एक बच्चा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये ट्रस्ट है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट है तो बच्चों इस पे आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम आरटीआई नहीं डाल सकते, इसकी जानकारी सरकार हमको नहीं देगी, क्योंकि ये सरकारी संस्था नहीं है, ये एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट की जानकारी सरकार नहीं देती कि इसमें कितना पैसा है। ठीक है, इसका यूज बच्चों पीएम द्वारा, पीएम इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब इसके सदस्य होते हैं। अब बच्चों इसका यूज होता है जैसे कोई भी आपदा प्रबंधन के लिए, कोई भी आपदा प्रबंधन क्राइसिस आ जाता है देश पे, तब इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे बच्चों अब कोरोना हुआ, कोरोना में ऑक्सीजन खरीदने के लिए पीएम केयर फंड से पैसा गया था। कोई भी जैसे वेंटिलेटर की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर खरीदने के लिए यहाँ से पैसा गया था, तो पीएम केयर फंड में जनता को सहयोग करने के लिए इससे पैसा निकाला जाता है। इसमें पैसा कहाँ से आता है, आता कहाँ से है पैसा, तो वो जाने सरकार। लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मैं इस पर कोई विवादित बात नहीं बोलूंगा। पैसा आता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो दान करते हैं, और आज के देश में, आज के कलयुग में दान दान नहीं रहा है, दान एक काली मनी को सफेद मनी करने के उपकरण बन गया है, तो दान दान नहीं है। तो इस बात पर नहीं जाएंगे, ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो बताई नहीं जाती। तो दान के द्वारा आता है, और लगभग थोड़ा सा अंदाजन लगाया था, हमारे संस्था है कई, उन्होंने अंदाजा लगाया था कि लगभग इसमें 2023 तक, क्योंकि खर्चा किया था सरकार ने 1700 करोड़ का खर्चा किया था इन पे, आपदा प्रबंधन पे, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे, तो खर्चा किया था 2023 में। तो अंदाजा लगाया कि जितना होगा उतना खर्चा कर दिया, तो 1700 करोड़ तो आ गए थे 2023 तक। ठीक है, और भी होंगे उसमें, जब इतना खर्चा कर रखे हैं तो कुछ तो बचा रखा होगा उसमें। तो ये है पीएम केयर फंड। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अब हम अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रहा था। मैं क्या पढ़ा रहा था आपको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई चीज बच्चों अधूरी नहीं रहनी चाहिए, अधूरी रह गई तो मामला बिगड़ जाता है। अब मैं क्या, हम बच्चों धन विधेयक पढ़ रहे थे। धन विधेयक में ये आई थी कि धन विधेयक वो होता है सरकार जिस पर टैक्स लगाती है, जिस विधेयक पर सरकार टैक्स लगाती है, कोई हटाना हो, टैक्स से संबंधित लगाना हो या टैक्स से संबंधित हटाने वाला बिल, सरकार कोई कर्ज लेती है या भारत की संचित निधि से बच्चों पैसा निकालती है, तो टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, सरकार द्वारा कर्ज लेना और भारत की संचित निधि से पैसा निकालने से संबंधित कोई भी विधेयक, कोई भी कानून होगा बच्चों, वो धन विधेयक कहलाता है। तो धन विधेयक समझ गए क्या क्या होता है? कर लगाना, कर हटाना, सरकार का उधार लेना, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना, वो धन विधेयक होता है। बच्चों धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है सिर्फ कि यह धन विधेयक है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय लेता है। बच्चों धन विधेयक पेश करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता अनिवार्य है। पहले राष्ट्रपति सिफारिश करेगा कि हाँ धन विधेयक पेश करो, कर सकते हो, पूर्व में सिफारिश करेगा, बाद में नहीं करता, पहले ही कर देता है। तो इसकी ना राष्ट्रपति इसे फिर बाद में खारिज करता।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ले, समझ रहे हो, पहले ही अनुमति ले लेते हैं। बच्चों राज्यसभा में इसको बहुत कम अधिकार है। राज्यसभा में अगर ये विधेयक पेश होगा तो राज्यसभा मात्र 14 दिन ही इसे रोक सकती है। ना तो इस विधेयक को बच्चों ये खारिज कर सकती है राज्यसभा, और ना ही इसे संशोधित कर सकती है। राज्यसभा को ये पास करना ही होगा। नहीं करेगी 14 दिन तक तो विधेयक पास मान लिया जाता है कि पास हो गया, खारिज तो कर ही नहीं सकती। बच्चों इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास इसके लिए कोई शक्ति है ही नहीं, राज्यसभा मना कर ही नहीं सकती। तो पूछेगा कि किस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो किस पे नहीं है? धन विधेयक पे। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि उनकी अनुमति से ही तो ये पेश हुआ है। या तो वो सहमति देंगे या इसे बच्चों रोक सकेंगे, और कुछ समय के लिए रोक ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आता है वित्त विधेयक। अब हमने धन विधेयक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बच्चों दो प्रकार का होता है। देखो एक चीज है, बड़े ध्यान से समझना वित्त विधेयक को, अगर आपने नहीं समझा तो आपके जीवन में फिर कतई समझ नहीं आएगा। इस बार समझ नहीं आएगा तो मैं फिर भी तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दूंगा बात। देखो हर एक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। ये लाइन नहीं समझ में आई होगी, ऊपर ऊपर से चली गई होगी, नहीं आई समझ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आई। ये मैं अभी बताता हूँ 1 सेकंड में। वित्त विधेयक में बच्चों राजस्व या व्यय से जुड़े सामान्य वित्तीय मामले होते हैं। इन्हें बच्चों दो श्रेणियों में बांटा जाता है। दो श्रेणियों में बांटा जाता है वित्त विधेयक को। श्रेणी नंबर 1 आर्टिकल 117 में है, 1 में है। इसमें अनुच्छेद 110 के मामलों के साथ साथ अन्य सामान्य कानून भी शामिल होते हैं। जैसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, लेकिन बाद में इसकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी हो जाती है। राज्यसभा को बराबर शक्ति मिलती है और संयुक्त बैठक भी हो सकती है। इस पर नहीं समझ में आया? पहले एक बार दूसरे वाली चीज को भी पढ़ लो। वित्त विधेयक 2 क्या कहता है? इसमें भारत की संचित निधि से खर्च में जुड़े मामले होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 का कोई विषय नहीं होता। अब समझ में आएगा ना? अब आएगा, देखो बताता हूँ। इसे किसी भी सदन में बच्चों पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके पास करने के पहले अनुमति चाहिए ही चाहिए। पास करने से पहले अनुमति चाहिए। इसमें भी दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। अब बच्चों तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, ऊपर ऊपर से आया होगा। अब मैं इसे एक खाली पेज में विस्तार से बता देता हूँ। अब देखो, अब आएगा समझ में आपको, अब सारी चीजें समझ में आएंगी। वित्त विधेयक मैं लिख देता हूं एक बार। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है? 117 में। यहाँ पे मैं श्रेणी 1 लिख देता हूं, यहाँ पे बच्चों में श्रेणी 2 लिख देता हूं। देखो कैसे समझ आता है आपके। ठीक है, श्रेणी 1 बच्चों आर्टिकल 117 के 1 में है, और श्रेणी 2 आर्टिकल 117 के 2 में है। अब समझो चीजों को, मैं पेन चेंज। बच्चों आपको धन विधेयक पता है क्या होता है? धन विधेयक क्या होता है जल्दी से बताओ। कोई भी राजस्व से संबंधित मामला, मतलब टैक्स लगाना, टैक्स हटाना। पहले धन विधेयक दोबारा से रिवाइज करो। टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, ठीक है। और कोई सरकार ऋण लेती है, मतलब राजस्व जुटाने का जितना भी तरीका होता है, राजस्व जुटाना और उस राजस्व का व्यय करना, व्यय करना, ये बच्चों धन विधेयक होता है, जो आर्टिकल 110 में होता है। इतनी पता है? अब बच्चों ये देखो, इसने बोला है कि हर एक धन विधेयक, एक लाइन बोली है
कि हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। परंतु परंतु सभी वित्त विधेयक यानी हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इस बात को अब हम समझेंगे, धन विधेयक नहीं होता। अब बच्चों इसे ऐसे समझेंगे कि मान लो ये बास्केट है, इस बास्केट में ये पूरी बास्केट भरी हुई है वित्त विधेयक से। समझना बात को, पूरी बास्केट भरी हुई है वित्त विधेयक से, वित्त विधेयक से भरी हुई है। इस बास्केट से हमने 3-4 चीज निकाल ली। इस बास्केट में बच्चों मनी से रिलेटेड ही चीजें हैं। अब हमने इसमें से कुछ चीजें निकाल ली, जैसे राजस्व, टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, ठीक है, और राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, इससे संबंधित ये सारी चीजें हमने 4 चीज निकाल ली। और जो ये चीजें निकाली हैं ये कहलाती हैं बच्चों धन विधेयक। और इन सभी चीजों को छोड़कर इस बास्केट में जो बचता है वो बच्चों वित्त विधेयक है, जो बचता है वित्त विधेयक है। अब बच्चों ये सारी चीजें टैक्स लगाना, हटाना, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय निकाला तो इसी बास्केट से है। तो ये इसमें तो अभी इस बास्केट में बहुत कुछ बचा है। इसमें मान लो 100 आइटम है, 100 में से आप 4 आइटम निकाल लेते हो, बचे 96 आइटम। ये 96 आइटम अभी बचे हैं इसमें, और ये 4 आइटम हैं ये भी इसी के बास्केट के हिस्सा हैं। इससे समझो कि हर एक जो धन विधेयक है इस बास्केट का ही हिस्सा है, यानी वित्त विधेयक है। लेकिन हर एक मतलब अभी तो 96 बचे हैं, 96 वित्त विधेयक अभी बचे हैं। तो क्या ये वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे? नहीं होंगे। बस इतना ही मैं समझा रहा हूं, इस लाइन को आप रट लो, रट लो या समझ लो, ये काम आएगी और यही क्वेश्चन बनेगा। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं वित्त विधेयक क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वित्त विधेयक क्या क्या होते हैं, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीजें पढ़ेंगे जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मैंने वित्त विधेयक की दोनों श्रेणी बता दी है कि वित्त विधेयक क्या होते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी नंबर 117 में है, आर्टिकल में श्रेणी नंबर 1 बच्चों 117(1) में है। इसमें बच्चों कोई भी शुल्क लगाना, शुल्क लगाना, कोई भी नया जुर्माना लगाना है, ठीक है, कोई भी नया खर्च जोड़ना है, कोई भी बच्चों जुर्माना लगाना है सरकार को, जैसे कोई भी नया जुर्माना, जैसे सड़क से संबंधित, ये सब बच्चों वित्त विधेयक श्रेणी 1 में आते हैं। ये श्रेणी नंबर 1 में आते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए मैं पूरी लिस्ट पकड़ा दूंगा आपको कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 में कौन कौन से विधेयक आते हैं। आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि ये किस में आता है, शुल्क लगाना, जुर्माना लगाना, खर्च जोड़ना, ये सब तो आ जाएगा, ये 3-4 चीजें हाईलाइटेड हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा वित्त विधेयक में ये पूछा जाएगा कि वित्त विधेयक को जब बच्चों पेश करते हैं, किसी भी वित्त विधेयक को पेश करते हैं तो राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ही चाहिए। राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही वित्त विधेयक को पेश करते हैं। अब वित्त विधेयक पेश हो गया तो बच्चों जैसे लोकसभा में पेश हुआ तो फिर ये राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश हुआ। अब राज्यसभा या तो पास
पास कर सकती है इसे, और पास करना नहीं चाहती राज्यसभा, तो इसमें गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मनी बिल में गतिरोध नहीं होता है बच्चों, मैंने समझा दिया आपको। धन विधेयक में गतिरोध नहीं होता है, वित्त विधेयक में गतिरोध होता है। गतिरोध की स्थिति होगी तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा राष्ट्रपति के द्वारा, फिर ये पास होगा। तो यहाँ गतिरोध यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है वित्त विधेयक में, धन विधेयक में नहीं है। तो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक में से पास कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा वित्त विधेयक श्रेणी 1 क्या है। अब बच्चों वित्त विधेयक श्रेणी 2 समझ लो। श्रेणी 2 बच्चों ये बिल्कुल भिन्न है। ये आर्टिकल 117(2) में है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, वित्त विधेयक 2 श्रेणी 2 बच्चों, मैंने क्या बोला था, भारत की संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है, संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है वो ज्यादातर धन विधेयक के रूप में परिभाषित होता है, राजस्व व्यय जितना होता है। लेकिन बच्चों, यदि भारत की संचित निधि पर ध्यान देना, ये बात, भारत की संचित निधि पर ज्यादा इस माइंड में लेने की जरूरत नहीं है। वो धन विधेयक होता है, पैसा जो खर्च होता है संचित निधि से, जो हमारे संविधान में तय है, जो संविधान में तय है वो धन विधेयक होता है। ठीक है। लेकिन भारत की संचित निधि पर यदि हम कोई नया विभाग का गठन करना चाहते हैं, नया विभाग का गठन करेंगे तो बच्चों उसकी वेतन भत्ते अब भारत की संचित निधि से ही खर्चा होगा उनके वेतन भत्तों का। तो ये वित्त विधेयक श्रेणी 2 में आएंगे, और श्रेणी 2 में आने के बाद बच्चों फिर इन्हें कुछ समय के बाद मनी बिल में भेज दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई, इससे अच्छी समझ में नहीं आई तो फिर नहीं आएगी समझ में। किसी भी नए सरकारी विभाग के या उसके कर्मचारियों के जो भुगतान होता है वेतन भत्तों का, ऐसा बिल श्रेणी 2 में आता है। इसे बच्चों, अच्छा मैंने एक चीज और बताई है, धन विधेयक को लोकसभा में ही धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में पेश करते हैं। वित्त विधेयक को बच्चों हम शुरुआत में केवल लोकसभा में ही पेश करेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यकता है, फिर राज्यसभा में जाएगा। धन विधेयक तो लोकसभा में ही पेश होगा, मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंशिएट में कर दूंगा। लेकिन वित्त विधेयक श्रेणी 2 पे समझो, इसे बच्चों लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, दोनों में ही इसे पेश किया जा सकता है, और ये साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर बच्चों इसमें गतिरोध होता है तो इसमें भी आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और इसमें पूर्व मंजूरी नहीं चाहिए, जैसे धन विधेयक वित्त विधेयक में पूर्व मंजूरी चाहिए थी, इसमें नहीं चाहिए। इसमें बच्चों जैसे ही राज्यसभा से पास होगा, तो जब दोनों सदनों से पास होगा तब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, दोनों सदनों से पास होगा तब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। पता नहीं ये इतना क्यों कंफ्यूजन बनाया है, इसमें क्या आम लटके मिले इन्हें, लेकिन कंफ्यूजन बना दिया। सीधा सीधा हो सकता था, लेकिन ठीक है। अब
छोटी सी चीज डिफ्रेंशिएट कर लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं धन विधेयक, आप भूलो ना जिससे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वित्त विधेयक, और यहाँ वित्त विधेयक श्रेणी 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वित्त विधेयक श्रेणी 2। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ बच्चों। इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है केवल, और बच्चों इसको भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है शुरुआत में। इसे बच्चों लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन बच्चों ये हो गई, इसमें पूर्व अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। पूर्व अनुमति चाहिए बच्चों राष्ट्रपति की। इसमें भी बच्चों पूर्व अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। इसमें बच्चों पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब दोनों सदनों से पास होगा, दोनों सदनों से पास होगा, तब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। समझ गए? अब तीसरी चीज बच्चों ये देखो कि इसे बच्चों धन विधेयक को राज्यसभा रोक नहीं सकती। धन विधेयक को राज्यसभा रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती ज्यादा दिन, मात्र 14 दिन ही रोक सकती है, और ये 14 दिन बाद स्वतः ही पास माना जाएगा धन विधेयक। बच्चों इसे राज्यसभा रोक सकती है, और राज्यसभा रोक सकती है तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। गतिरोध की स्थिति हो जाएगी तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें बच्चों संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है धन विधेयक में। इसमें भी बच्चों संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब मेरे हिसाब से आपको ये विधेयक समझ में आ गए होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। समझ में आ गए? अब भी समझना है तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। हम कहाँ चल रहे थे? ये प्रस्ताव मैंने समझा दिए हैं आपको। प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? मूल प्रस्ताव मैंने आपको समझाया है कि नहीं? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये शायद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो इन्हें पढ़ने की जरूरत है। मूल प्रस्ताव क्या होता है? मूल प्रस्ताव तो मूल शायद मूल प्रस्ताव पढ़ा दिया है मैंने आपको, नहीं पढ़ाया तो एक बार समझ लो। मूल प्रस्ताव क्या होता है? किसी भी गंभीर विषय पर लाया जाता है, इस पर सदन की स्पष्ट मंजूरी या नामंजूरी ली जा सके। जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना या अविश्वास प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव एक कोई भी प्रस्ताव है उसको पेश करना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे महाभियोग, मुख्य चुनाव आयोग को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाना, उसको बच्चों मूल प्रस्ताव कहते हैं। ये मैंने आपको बाकी चीजें शायद पढ़ा दी हैं, लेकिन मुझे लगा मूल प्रस्ताव नहीं पढ़ाया है। अविश्वास प्रस्ताव पता है? विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये बच्चों सरकार स्वयं लाती है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कि हमें 272 सीटें हैं कि नहीं। अगर सरकार बहुमत नहीं ला पाती तो सरकार गिर जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव से एक भी बार सरकार नहीं गिरी है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव से गिर चुकी है एक दो बार। ठीक है, समझ गए? विश्वास प्रस्ताव बहुमत लाने के लिए सरकार लाती है। स्थगन प्रस्ताव मैंने बता दिया है, ध्यानाकर्षण भी बता दिया है, निंदा भी बता दिया है, विशेषाधिकार भी बता दिया है। धन्यवाद प्रस्ताव देख लो बच्चों। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार जताना होता है। हर आम चुनाव के बाद बच्चों पहले सत्र में या हर साल के पहले सत्र के पहले दिन, मतलब जैसे चुनाव संपन्न हुआ
सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जैसे ही पहला सत्र शुरू होगा तब राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, धन्यवाद देता है। और नया साल आएगा, नए साल वाले दिन भी अभिभाषण देता है। दोनों सदनों को इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पर बच्चों वोटिंग होती है। इस वोटिंग के तहत सरकार के लिए ये अनिवार्य है कि ये पास हो लोकसभा में। लोकसभा में अगर बच्चों धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार अपना बहुमत खो देती है और सरकार गिर जाती है। तो सरकार गिरने के मैंने दो बता दिया, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास हो गया तो धन्यवाद बोल दो किसी को, तो धन्यवाद प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव मैंने बता दिया है कि किसी विधेयक और मुद्दे पर चल रही लंबी बहस को जबरन रोककर सीधे वोटिंग कराना समापन प्रस्ताव है। मैंने बताया है समापन साधारण होता है, ग्लोटिन होता है, कंगारू होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है क्या क्या कंगारू ग्लोटन होता है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ते हैं बजट। बजट कैसे पेश होता है, बजट में क्या क्या है, बजट के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। बजट क्या चीज है, क्यों हल्ला होता है बजट पे, इसे पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। बजट बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में बजट नाम का कोई जिक्र नहीं है। बजट को भारतीय संविधान में सम्मिलित है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से हमारे संविधान में सम्मिलित है। बच्चों आर्टिकल इसका आपको पता होगा, नहीं पता सबसे पहले बजट बच्चों जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। जेम्स विल्सन ने 1860 में। उसके बाद घटना में पूरी विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन इसकी पीडीएफ है तो आप पीडीएफ से आराम से समझ सकते हो। ये हमारी इन्हें तो सब जानते हैं, ये वित्त मंत्री हैं, निर्मला ताई वित्त मंत्री हैं ये। अब बच्चों पहले बजट को बुजट बोलते हैं। बुजट शब्द शब्द से ये बजट लिया गया है, बुजट शब्द से। इसका अर्थ है बच्चों चमड़े का बैग। चमड़े का बैग। अब इस चमड़े के बैग को बच्चों भारत सरकार ने, बीजेपी ने, इन्होंने ये चेंज कर दिया बही खाता के नाम से। लाल रंग का ये बही खाता है जो इनके हाथ में है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों ये ऑनलाइन कर दिया है, मतलब अब एक टैबलेट के द्वारा ये लाती हैं अपने बजट को और दिखाती हैं जनता को। बजट शुरू होने से 10 दिन पहले बच्चों ये होती है हलवा सेरेमनी। ये हलवा सेरेमनी होती है। यहाँ जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको ये हलवा खिलाया जाता है। हलवा खिलाया जाता है। हलवा खिलाने के बाद इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है 10 दिन तक। 10 दिन पहले, लगभग एक दिन पहले या 10 दिन पहले, समय है 10 दिन पहले हलवा खिलाया जाता है। हलवा सेरेमनी होती है। एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है ताकि बजट की कोई बात लीक ना हो, और बजट पेश होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में एक एक चीज समझाती है। बजट ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांस का। चमड़े का छोटा थैला इसे बोलते हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जब संसद में कमाई खर्च का हिसाब लाते थे तो वे इसे चमड़े के बैग से निकालते थे। इसी वजह से इसका नाम बजट पड़ गया। संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट शब्द
नहीं है, जबकि शब्द का विवरण है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों बजट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पहले बजट 1860 में ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स विल्सन ने पेश किया था, पहला बजट, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम शब्द से शर्म आती है थोड़ी सी, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब हमारा अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, अब राजनीति का गुलाम है। अब वही चेहरे हैं, बस चेहरे और रंग बदले, सिस्टम वही है। बच्चों रेल बजट 1924 में ब्रिटेन के काल में एकवर्थ कमेटी की सलाह पर मुख्य बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में, क्योंकि रेल बजट तब बहुत अधिक था, भारी खर्च था, तो एक तरह का, इसलिए रेल बजट को अलग कर दिया गया कि इसका बजट अलग से आएगा रेल के लिए। आजादी के बाद बच्चों क्या दौर आया? आजादी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, पहले वित्त मंत्री हमारे थे षणमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया, और इस बजट की कुल आय बच्चों 171 करोड़ थी। कितनी थी? 171 करोड़। अब आप बताइए वर्तमान में बजट की कितनी वैल्यू है? वर्तमान में जो अभी 2026 का जो फरवरी में पेश हुआ है, इसका बताइए। जो बता देगा अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। मात्र 171 करोड़ का पहला बजट पेश हुआ था। गणतंत्र भारत का बच्चों जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने? जॉन मथाई ने। पहले अंग्रेजी में ही बजट पेश होता था, लेकिन सीडी देशमुख 55-56 में इन्होंने हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में बजट को छपवाना शुरू कर दिया। 55-56 से ये डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन नाम पूछा जाएगा। सीडी देशमुख, इनके कार्यकाल से बजट हिंदी में भी पेश होने लग गया। अब 2017 के बारे में पढ़ लेते हैं। 2017 से डिजिटल युग शुरू हुआ और तारीख में परिवर्तन हुआ। पहले पहले जो बजट तैयार होता था 31 फरवरी को तैयार होकर पेश होता था, लेकिन अब 31 फरवरी ना करके 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। 2017 से 1 फरवरी को, ताकि बजट 1 अप्रैल को तैयार हो जाए, क्योंकि 31 मार्च तक हमारी 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है। जो ईयर डिसाइड होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए 1 अप्रैल तक तैयार हो जाए, नई साल शुरू हो जाए, फाइनेंशियल ईयर। बच्चों 2017 में फिर रेल बजट को विलय कर दिया गया, 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया और इसे आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। बही खाता अब पेपरलेस खाता हो गया, जो लाल बजट था अब पेपरलेस हो गया है। अब डिजिटल टैबलेट पर बजट पेश किया जाता है। किस पर? टैबलेट पर बजट पेश किया जाता है। अब बच्चों कुछ देखो, रिकॉर्ड देख लो। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया है। और पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी 1970 में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी थी और ये साथ के साथ वित्त मंत्री भी थी। वित्त मंत्री भी इंदिरा गांधी थी, तो इन्होंने बजट पेश किया। जबकि निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। उन्होंने हाल ही में साल 2024 में मोरारजी देसाई के लगातार 6 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है 2024 में। अब ये इनसे आगे भी निकल गई है लगातार। ठीक है बच्चों, अब बजट की हम प्रक्रिया को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें पढ़ेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और फिर मुझे नहीं लग रहा है इतना लंबा लेक्चर कोई देखेगा भी। अगर समझ में आई हैं चीजें तो ठीक है। अब बजट की हम प्रक्रिया देखेंगे कि बजट कैसे पेश किया जाता है संसद में। बजट की
पूरी प्रक्रिया देखेंगे, कैसे कैसे बजट के माध्यम से बजट कैसे पेश किया जाता है, कैसे बजट पास होता है, कैसे पैसा आवंटित किया जाता है, कैसे जनता तक पैसा पहुंचता है, कितना पैसा जनता तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा है तो पढ़ते रहें, नहीं लगा है तो कतई ना पढ़ें।